सो मोटो पावर बेंच के बरकरार है, हाई कोर्ट से ले लिए गए, सुप्रीम कोर्ट से ले लिए गए। अगर ये होता फिर से ये आर्टिकल 199 रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 191A में होना चाहिए था, क्योंकि पावर्स तो बज़ाहिर प्राइमा फेशाई 184 की 191A में जा रही है। मैं रिफ्रेश करता हूँ। अगर आपकी बात मान ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग-अलग है, तो इस प्रोवाइजो में जो सो मोटो के पावर लिए गए वो सुप्रीम कोर्ट के लिए गए, बेंच के नहीं लिए जी नहीं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बेंच के पास अदरवाइज सारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं, बेंच के पास मैं वो भी नहीं मान रहा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट डिस्पाइट 191A द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर नॉट बार्ड इन 184 एंड 185, बावजूद इसके कि 191 है, कंप्लीट बार नहीं है। कुछ पावर्स दी गई हैं बेंच को, नए बेंच को, मगर सुप्रीम कोर्ट has not been denuded of its powers। मैं ये कर रहा, वरना ये प्रोवाइजो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। सो मोटो पावर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर है तो सुप्रीम कोर्ट है तो पावर है। अच्छा लर्नेड काउंसिल, एक क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुकी है, 191A आ चुका है और उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील करते हैं। And now you are saying कि there should be a full bench। तो क्या उसके लिए हमें प्री अमेंडमेंट एरा में जाना पड़ेगा? एंड फॉर दैट मैटर 26th अमेंडमेंट को हमें सस्पेंड करना पड़ेगा पहले। देखें, सुप्रीम कोर्ट कभी भी डिन्यूड नहीं हुई ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर। अगर कोई इशू आ भी जाए, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, अगर आप डिसाइड करें कि फुल बेंच को रेफर करना है तो चीफ जस्टिस के थ्रू कमेटी के पास जा सकता है, कमेटी के पास रेफर किया जा सकता है। उसको किस तरह बाईपास करेंगे 191A को? 191A has to be read with the whole constitution। मेरी गुजारिश ये कि बहुत सी जजमेंट्स में आपने फरमाया है कि कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अलोन नहीं होती। It has to पे तो बाइफरकेट कर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स शैल बी हर्ड बाय द बावजूद इसके, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे जाके, बावजूद इसके यू आर स्टिल ए बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अभी मैं आपको 187 के हवाले से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर हम ट्रीट करें कि ये 184(3) को तो पढ़ रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन इफ यू विल रीड 184(3) with article 191A sub article 3, ठीक है? You mean to say that the power of the Supreme Court or the bench or the suo moto as provided under article 184 are still intact, ठीक है? If you read this sub article 3 with sub article 3 of article 191A, there is a clear restriction that no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court, vested in the Supreme Court। वो जो 3 को आप पढ़ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, उसको लाके यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। एक बात फिर आप पढ़ेंगे इसका सब आर्टिकल सब क्लॉज बी, appellate jurisdiction of the Supreme Court under clause 3 of article 185, where a judgment or order of the High Court involves constitutionality of any law or a substantial question of a law as to the interpretation of the Constitution, and original jurisdiction of the Supreme Court under Article 184 भी यहाँ ट्रांसफर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। तो जो आप बात कर रहे थे, the framer of Constitution were fully cognizant with this word Supreme Court. That is why they have mentioned in sub article 3, no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court। आपने जैसे शुरू किया, आपने माना कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन तो है वो, अब आप कह रहे हैं कि वो सारी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। किसने कहा आपको कि वो है? 184(3) तो आप फरमा रहे ना कि वो आज भी इंडिपेंडेंट है, विदाउट प्रेजुडिस टू द आर्टिकल 191A। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज अनदर थिंग, and this 184(3) is still there because the proviso has been added in that। इसीलिए मैं सर अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सारी ट्रांसफर करनी थी बिफोर द बेंच, तो वो प्रोवाइजो यहाँ क्यों नहीं प्रोवाइड किया? ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या प्रॉब्लम थी?
तो ये तो फिर एक इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. इंटेंशन ज़ाहिर हो रही है by the way this expression and this proviso has been provided, and where it has been provided under Article 1843. जी वो क्या प्रोविजो दोबारा पढ़ दीजिए आप. दोबारा पढ़ लेते हैं जी. Clause 3 के तहत we all know the Supreme Court has the power to pass order in nature of suo motu. The proviso says, provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction or make a declaration on its own or in the nature of suo motu exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause. So by this proviso, explicitly, power of suo motu is being curtailed or reduced. Okay. So when they provided this proviso in Article 184(3), at the same time, at the same juncture, they have already crafted Article 191A in the Constitution, and the entire jurisdiction of 184, including 184(3), has been transferred to the constitutional bench. Sir, please. let me make myself clear. Sir, ये प्रोवाइजो जो है 26 अमेंडमेंट ने प्रोवाइड की है. बिल्कुल सही है. ठीक है. इसलिए ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी. ये 191 क्लास 3 के साथ होनी चाहिए. उन्होंने जब आगे लिख दिया वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, यही में सब आर्टिकल 3 के अंदर 191A में when they provided this wording, vested in the Supreme Court, means whatever vested in the Supreme Court under Article 184(3), that has been transformed to Article 191A of the Constitution. Ski chale, for a second, it's an intellectual dialogue we are having. यहाँ रीजन क्या थी प्रोवाइड करने की? वहाँ क्या बात थी? वहाँ क्या रुकावट थी? 191 क्लास 3 में क्या रुकावट थी? ये तो फिर अब उनसे पूछा जाएगा भाई. ये तो बात की बात है. बात ये है कि तो इस वक्त जो लिटरल इंटरप्रिटेशन इसकी है, मेरे हिसाब से जो टेंटेटिवली व्हाट आई एम हियरिंग यू, आप उसको बेस बना रहे हैं प्रोवाइजो को कि ये इधर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन अनटच है. मैं तो आपको उसकी बात कर रहा हूँ कि वंस देयर आर टू प्रोविजन 184(3) and 191A that need to be harmonized for the purposes of literal interpretation and the intention of the constitutional framers. I have made my submission. I move forward. It's up to you to take it or not. But I have whatever I feel. I submit. That is the point. Then we will answer. No, sir. Thank you. I refer to PLD 1997 Supreme Court. Relevant at 7 to 8. पहला पेज बता दीजिए. Page, it starts from 700, sir. PFU General Insurance of this Federation. प्रीमियर इंश्योरेंस कंपनी. आप रेलेवेंट पेज कौन सा पढ़ रहे हैं? मैं रेलेवेंट पे आता हूँ मुख्तसर करने के लिए. 7 to 8 पे आ जाए सर. इसमें जो पैरा 18 है स्टेट पे, उस पे आ जाए. ये सर ब्रीफेस्ट कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग जिसको भी आप कहें, ऑन माय पॉइंट of use of notwithstanding or its purpose and meaning. Now I read para 18, my lords, if you have got the book. Please, padhiye. Arguments had been addressed by learned counsel for the appellants as well as by Sheikh Haider representing the department on the non-obstant clause in section 10(7) of the act as well as
Section 26A of the ordinance. So this judgment was passed by my Lord Nasir Aslam Zahid, deceased. A non-abstent clause is usually used in a provision to indicate that the provision should prevail despite anything to the contrary in the provision mentioned in such non-obstant clause. In case there is any inconsistency between the non-obstant clause and another provision, one of the objects of such a clause is to indicate that it is the non-absent clause which would prevail over the other clauses. Now, my lords, notwithstanding was used in 175A3, 191 clause 6, but not in 3 of 191. Intention is very clear that the bar is not a complete.